डिसऑर्डर्स। इसमें कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे जो कि हमारी यूनिट में भी हैं। अब क्या-क्या है, कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है तो एक सुपरफिशियल सा ओवरव्यू दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। हमारे इस यूनिट में चाइल्डहुड इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स में कवर्ड हो रहा है डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है। वो ज़रा-सा हम आपको दिखा देते हैं कि कौन-कौन से विल बी डीलिंग विद। यस, डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। लर्निंग डिसऑर्डर्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एलडी, टाइप्स ऑफ एलडी, जो कि हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले में कवर था। आई थिंक मैम ने इसका एक ओवरव्यू दे दिया है आपको। ऑटिज्म, एएसडी हमें पढ़ना है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे। आज हम लर्निंग डिसऑर्डर एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को कवर कर लेते हैं ताकि ये हमारा आज वाइंड अप हो जाए। ठीक है? दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मैं एक पीपीटी के थ्रू स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी से आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया जाए, बाकी आपको रीड तो थोड़ा-सा करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपके पास इनका आइडिया है। एएसडी यू हैव ऑलरेडी रेड एंड स्टडीड, तो उसको बार-बार रिवाइज़ नहीं करना, बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के साथ एक चीज़ होगी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप उसके एक तरह से स्क्रीनिंग चेक कर सकें कि एएसडी की स्क्रीनिंग हम कैसे कर रहे होते हैं या किस तरीके से हम इनिशिएट करते हैं। चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स में सबसे पहले लिया जाता है कंडक्ट को। सो कंडक्ट, सॉरी, यस, क्लासिफिकेशन फ्रॉम आइडिया 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में हम जाते हैं, तो पहले कंडक्ट ले लेते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो कि बेसिकली होते हैं ओवर्ट एग्रेशन, वर्बल एंड फिजिकल, डिसरप्टिव, नेगेटिविज्म, irresponsibility, defiance of authority and all of which variance with behavior expectations। अब इसका सबसे बेसिक फीचर पता है क्या होता है? वो होता है टीनेजर्स। टीनेज, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द एज ग्रुप ऑफ टिल 18 ओनली, तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो कंडक्ट की आती है। अब कंडक्ट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि ये असाइन सेट ऑफ रूल्स हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हो, 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चा है जो आपके पास बैठा है और वो मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, बट क्या आपने एक क्राइटेरिया दिया था कि उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए? चाहे आप सही बोल रहे हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो, क्या ये क्राइटेरिया दिया गया था? नहीं। ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडरस्टूड नॉर्म्स है, यानी समझ में आने लायक नॉर्म्स है। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये गलत कहाँ से है। बाई चांस 2 बच्चों में फाइट हो रही है, उसने अपने घर में देखा है कि पापा कॉलर पकड़ लेते हैं बात-बात पर, तो उसे लगा कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और वो उसको करने लगता है। इमिटेशन बिहेवियर में। अब कंडक्ट खराब कैसे हो गया? क्योंकि अब वो क्लासरूम में भी ये सेम चीज़ कर रहा है। तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि कंडक्ट खराब है? गालियों के लिए स्पेसिफिक सेम चीज़। फिजिकल और वर्बल अब्यूजेस का जो केस होता है वो हमारा कंडक्ट में आता है, और कंडक्ट का मतलब है हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू चलते हैं, और अगर कोई बच्चा वो पालन नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे कंडक्ट डिसऑर्डर के अंडर लाना पड़ता है। एंड स्पेसिफिकली जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी वांटेड टू ट्रीट दीज किड्स, ताकि इनकी कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। ओके, सो कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस में डिफरेंस क्या है? मैम मैम कौन बोलना चाहेगा? छाया, एक काम करते हैं, एक-एक पॉइंट ले लेते हैं। छाया कंफर्मिटी बता देती है और ओबीडियंस अंजलि बता देगी, ठीक है? चलेगा? ओके मैम। ओके, चलो छाया बताओ। मैम कंफर्मिटी में क्या होता है कि हम चीज़ों को कंफर्म करते चले जाते हैं क्योंकि हम राइट होना चाहते हैं उस समय। जो मोस्ट ऑफ द लोग कर रहे होते हैं वही हम भी करते चले जाते हैं, वो कंफर्मिटी है, क्योंकि हम अलग नहीं होना चाहते किसी से। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज ओबीडियंस? मैम ओबीडियंस में क्या होता है कि हम बात मानते हैं, मतलब जो हमें दिया जाता है कमांड उसको हम फॉलो करते हैं। और कंफर्मिटी में जैसा कि छाया जी ने बताया कि हम मतलब उसी पे अगर 4 लोग हैं और उसको राइट कर रहे हैं, अगर वो चीज
रॉन्ग है और उसको राइट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम मतलब वो पर्सन जो है उसको भी कंफर्म करता है। मतलब उसके ही डिसीजन में वो जाता है। ठीक है। कंफर्मिटी में और ओबीडियंस में एक चीज का डिफरेंस होता है, वो बहुत छोटा सा, बहुत थिन सी लाइन है। जब हम कंफर्मिटी और कंपाइलेंस एंड ओबीडियंस पढ़ रहे थे, उस वक्त प्रेजुडिसेस के साथ इसे पढ़ रहे थे, और वो बिहेवियर हमारा जाता था सोशल में। क्या होता है कि आप जब एक ग्रुप के साथ होते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी तरह माने। करेक्ट? मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। ग्रुप बिहेवियर, मोनी ने करेक्ट बोला, ग्रुप बिहेवियर शो करता है, बट कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो एक्शन कर रहा है वो सही तो नहीं है, पर हमें यस लोगों मैम। का देखा देखी, आपने, अरे बिल्कुल सही से, एक हमको वो याद आई है, देखा देखी पाप देखा देखी पुण्य, कंफर्मिटी का सबसे बेसिक एग्जाम्पल। देखा देखा देखी पाप देखा देखी पुण्य, यानी देखा देखी के चक्कर में, यानी लोगों के साथ अपने आप को उसी ग्रुप भीड़ का हिस्सा मनवा लेने के चक्कर में हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। एंड ओबीडियंस का मतलब तब आता है जब हमें बिना सोचे समझे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ओबीडियंस समझ नहीं आती। उनके लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कितना लाज़मी, कितना ज़रूरी और कितना नहीं है, वो। फिर धीरे-धीरे हम उसे कन्फर्मिटी सिखाते हैं। एक नर्सरी के बच्चे को आप जब स्कूल में बैठाना सिखाते हो, तो आप उसे क्या सिखाते हो? ओबीडियंस या कन्फर्मिटी? कंफर्मिटी। कन्फर्मिटी। ओबीडियंस। ओबीडियंस नहीं सिखा पाते आप उसे। ओबीडियंस आप तब सिखाते हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हमारे ब्रदर बहुत छोटे थे, तो क्या होता था कि वो स्कूल जाते थे, और स्कूल जाने के बाद आप डेली का हिसाब ये हुआ कि आप, होता है ना, बच्चों को बॉक्स में पेंसिल रबड़ और सब कुछ दे करके जाया जाता है, राइट? अब आपने उनको पेंसिल रबड़ सब कुछ दे करके भेजा, नेक्स्ट डे वो फिर आए, उनका बॉक्स खाली, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पेंसिल ना रबड़। अब ये घटना एक हफ्ते तक बीती। एक हफ्ते तक हमें ये समझ ही नहीं आया कि वो पेंसिल रबड़ शॉर्पनर जाता कहाँ है। नेक्स्ट डे टीचर के पास पहुंचे और उनसे पूछे, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमने इन्हें कुछ सिखाया था। इन्हें हमने ओबीडियंस सिखाई थी। ओबीडियंस यानी बिना सोचे समझे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। और उन्होंने क्या सीखा था पता है? टॉफी जब नीचे गिर जाती है तो वो गंदी हो जाती है। हो जाती है? यस मैम। हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। उसी तरह पेंसिल, इरेजर और शार्पनर जब नीचे गिर जाता है तो वो भी गंदा हो जाता है। इसलिए वो दोबारा कभी बॉक्स में वापस ही नहीं आता है। सो यहाँ हमने उन्हें क्या सिखा दिया था? ओबीडियंस। उन्होंने बिना सोचे समझे हमारी बात को क्या किया? फॉलो किया। करेक्ट? वहाँ उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, और सेट ऑफ रूल बना लिया कि अब जो भी चीज़ नीचे गिरेगी वो क्या हो जाएगी? गंदी। गंदी हो तो आपको जाएगी। ये बात, यस, आपको ये बात समझ आई कि वो कन्फर्मिटी नहीं सीखे। वो बाकी किसी स्टूडेंट के साथ ये नहीं सीख पाए कि पेंसिल वापस उठानी है। तो यहाँ कन्फर्मिटी हम नहीं सिखा पाए, हम ओबीडियंस सिखा पाए उनको। राइट? आई थिंक कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस समझ आया विद एन एग्जांपल। यस यस मैम। मैम। मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। नाजिश, हम कंफर्मिटी एंड ओबीडियंस पे ऐसे आ रहे थे कि कंफर्मिटी का मतलब है देखा देखी, यानी कि इंस्ट्रक्शन वाइज चीजें फॉलो करना, बिना आपको ये कहने के हम कहें कि बाकी लोग भी कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ये आपका हो जाता है कंफर्मिटी। एंड ओबीडियंस में ये होता है कि बिना सोचे समझे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, आज्ञाकारिता। और कंफर्मिटी का हिंदी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। ओबीडियंस का तो है कि आज्ञा पालन करना, ये तो हमें बिल्कुल ध्यान है। देन हम आ जाते हैं एंजाइटी विड्रॉल पे। एंजाइटी विड्रॉल का जो है, इसको मतलब, ये शार्पली विद कंडक्ट, ये कंट्रास्ट करता है एंजाइटी विड्रॉल में। ये आपकी एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, सिकल्टिसनेस, shyness, sensitivity, other behaviors that implies retreat from the environment rather than hostile response। अब छाया, समरूपता, करेक्ट, समरूपता, ग्रुप। छाया ने एकदम करेक्ट बोला। समरूपता का मतलब है उसी रूप में शामिल हो जाना जैसा कि चीजें सामने दिख रही हैं। हमसे कोई कह नहीं रहा है कि फॉलो करो,
हमसे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया करने के लिए। ना ओबीडियंस में किया, ना कन्फर्मिटी में किया। दोनों में ही हमारी स्व इच्छा थी, यानी खुद से हमने चीज़ें की, बट खुद से कैसे की? पहले वाले ओबीडियंस में हमसे कहा गया कि आपको स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, फॉलो कौन आज्ञा का पालन कौन करेगा? हम। हम उसे डिनाई भी कर सकते हैं, बट हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही सेम चीज़ कन्फर्मिटी के साथ भी आती है। कन्फर्मिटी अब यहाँ हमारी इच्छा हो जाती है पूरे ग्रुप के साथ जुड़ने की। इसका एक एग्ज़ाम्पल आपका सिगरेट स्मोकिंग भी है। पीयर प्रेशर में सिगरेट स्मोकिंग जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो वो कन्फर्मिटी ढूँढते हैं। कहीं मुझे इस ग्रुप से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ या ड्रिंक नहीं करता हूँ तो, राइट? पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो क्या मुझे पढ़ने वाले अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे? हो सकता है, ऐसा हो जाए, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये की जा सकती हैं। ओके, देन वी आर कमिंग टू द एंग्जायटी विथड्रॉल। एंग्जायटी विथड्रॉल का पर्पस अगर देखा जाए, तो ये ऐसे देखिए कि आपकी जो एंग्जायटी है, यानी कि किसी भी चीज़ को करने की एक स्ट्रेस लेवल, जहाँ आप फ़ोर्स करते हैं चीज़ों को करने के लिए ट्राई करते हैं, बट ये कंडक्ट से बिल्कुल ऑपोज़िट है। कंडक्ट में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात को आती है कि कैसे मुझे कन्फाइन्ड होके चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी इनको सब कुछ दिखाने के लिए करना पड़ेगा, और जबकि इन्होंने कोई सेट रूल्स बनाए ही नहीं है। मुझे अपने आप से समझने होंगे और अपने तरीके से काम करना होगा। ये होता है कंडक्ट के साथ का इश्यू। बट एंग्जायटी विथड्रॉल के साथ का इश्यू ये होता है कि शाइनेस है, अब सिकल्सिवनेस है, यानी वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। एकदम एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट ऑफ का कंडक्ट होगा। जैसे कि हमने एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में वहाँ पर सिलेक्टिव म्यूटिज़्म भी पढ़ा था। सिलेक्टिव म्यूटिज़्म कुछ सिमिलर टू दिस होता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के सिम्पटम्स सिमिलर होंगे। आपको आइडेंटिफिकेशन में टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप कैसे इसको लेके चल सकते हैं। देन हम आते हैं इमेच्योरिटी पे। इमेच्योरिटी समवेयर कनेक्टेड हो भी सकती है, समवेयर कनेक्टेड नहीं भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? समवेयर कनेक्टेड होने का मतलब है कि इमेच्योरिटी किस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आधे से ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में यही शब्द का प्रयोग होता है। होता है कि नहीं होता है? Listen, ज़्यादातर हम immature. इसको क्या बोल देते हैं? इमेच्योर हो। अब इमेच्योर बेचारा एक टीनेज इमेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा? मैच्योर होगा। उसमें मैच्योरिटी तो आ नहीं सकती। सो उसमें ये इमैच्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं? पैसिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, लेज़ीनेस, देन शॉर्ट अटेंशन स्पैन, डे ड्रीमिंग, स्लगिशनेस, ज़ोन्ड आउट हो जाना। ज़ोन्ड आउट इज़ अ वर्ड जहाँ हम यूज़ करते हैं एज़ एन एडल्ट भी और एज़ द टीनेजर्स भी। ज़ोन आउट का मतलब आप में से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? मैं इस यूनिट को कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ज़ोन आउट कोई बता पाएगा? मैम ज़ोन आउट का मतलब ये होता है कि एट प्रेजेंट मोमेंट हम जहाँ पर हैं वहाँ पे एब्सेंट माइंडेड होकर किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगना। यस, फिजिकल प्रेजेंस तो आपकी वही है और मेंटल प्रेजेंस आपकी गायब है, जीरो पे है। अब वो ये जो होता है डे ड्रीमिंग के साथ भी होता है, जोन आउट के साथ भी होता है। कई बार हम बैठे बैठे भी जोन आउट हो जाते हैं। हमारे दिमाग में चलते हुए क्लटर्ड थॉट्स इतने सारे चल रहे होते हैं कि वी नॉट बीन एबल टू रजिस्टर कि हम वहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, उस कॉन्वर्जेशन में फिजिकली प्रेजेंट है, बट मेंटली यू आर एब्सेंट। दिस sluggishness, अदर बिहेवियर्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एज अ टीनेजर हम एक्सपेक्टेड रख सकते हैं कि चलती रहेंगी विद एन इंडिविजुअल। देन सोशलाइज एग्रेशन, यप, ये बिल्कुल कॉमन सा है और आपको ये बच्चों में दिख भी जाएगा।
कुछ आपके इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं गैंग एक्टिविटीज़ में, ग्रुप में, स्पेसिफिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स। इनका सेपरेट-सेपरेट जो गर्ल्स का एक ग्रुप होता है एंड बॉयज़ को बॉयज़ का एक ग्रुप होता है जिसमें गैंग एक्टिविटीज़। अरे आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम जो इंस्टा पे अभी बहुत पॉपुलर हुआ था। बॉयज़ लॉकर रूम, राइट। बॉयज़ लॉकर रूम जब स्टार्ट हुआ था तो ये सोशलाइज़्ड एग्रेशन का एक पार्ट था। बिकॉज़ दे आर नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस आउट व्हाट दे वर फीलिंग, उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीटली पेडोफाइल्स का वो नहीं था बट उसको कन्वर्ट आउट कर दिया था पेडोफाइल्स में। Pedophiles, I guess you people know what pedophile is all about? Pedophilia? क्लास, मैं कुछ बोल रही हूँ। यस मैम, यस मैम। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा हाथ तो चलाने पड़े। मैंने कहा शायद बिल्कुल स्क्रीन गायब हो गया, तुम में से किसी के 10 सेकंड में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मोनी, तुमने तुमने अपना स्लीप वाला डिसऑर्डर यहाँ फैला दिया है क्या? बाकी सब भी सो गए? नो मैम। नो फिर जगह है मैम। पे, ठीक है। मैं पेडोफाइल्स पूछ रही हूँ। पेडोफाइल्स याद है किसी को? पढ़ा है? याद आ रहा है? गो Okay, pedophiles are those people who are very interested, मतलब sexually attracted towards kids. They found it very alluring to have the intercourses with kids, that is pedophiles. इसे pedophiles में convert कर दिया गया था, पर pedophiles का कोई connection नहीं था इससे, boys locker room से। ये socialize एक तरह से क्या था, aggression का part था, जिसमें वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस तरह से react करना है। दूसरा, cooperative stealing, yes, आपका क्लिप्टोमेनिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है विद एन इंडिविजुअल और द गैंग रेफरेंस। देन ट्रुएंसी, अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्टिसिपेशन विद डेलिक्वेंट सब कल्चर्स। हमारे ग्रुप में ना कोई बॉयज नहीं है, अदरवाइज इस चीज को रिलेट कर पाना, या आपके आसपास आपके अगर फ्रेंड्स होंगे ना तो आपको रिलेट कर पाना बहुत आराम से होगा। बैचलर्स के टाइम पे कॉलेज याद है, और आपके पास कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड्स जरूर रहते थे जो कहते थे आज ना मैटर हो गया है। ये स्टेटमेंट बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? यस मैम, सुना है। सुना है ना, बस आज ना मैटर हो गया भाई, आज मैं बताता हूँ इसे, और वो 4-5 बंदे लेके पहुंच जाते हैं। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सोशलाइज्ड अग्रेशन एंड दिस फाउंड्स इन टीनेजर्स आल्सो। वेल, एडल्ट्स में अग्रेशन डिफरेंट लेवल का होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट टीनेजर्स, तो इसने मेरी क्रश को कुछ बोल दिया, तू दूर रह उससे, एंड दीज वर द कॉमन फैक्ट्स जो कि इनके शुरू हो जाते हैं। तुझे मैं बताता हूँ, बाहर मिलियो। सो ये ऐसा सोशलाइज अग्रेशन है जो कि आराम से रोज होता था, आज भी सुनने मिल जाएगा, आज भी कॉलेज चले जाओ बस आपको सुनने मिल जाएगा। मैटर हो गया, आपको नहीं पता। यस अमृता, यू सेइंग समथिंग, यू रेज योर हैंड। So this is about channelizing the structure, whatever they've been going through with. Causes emotional disorders के देख लेते हैं। Biological factors हो सकते हैं, psychoanalytical हो सकते हैं, behavioral factors हो सकते हैं, phenomenal logical हो सकते हैं, sociological and ecological भी हो सकते हैं। So these are the factors that is, मतलब we will not say कि it is very prominent and clear with everyone, बट अलग-अलग अगर बात की जाए तो जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सबके अलग-अलग रेफरेंसेस ज़रूर जाते हैं कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देन वी आर कमिंग टू, हाँ, दीज़ आर दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स में आपको अग्रेशन तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, पर यस, कंडक्ट समवेयर इट इज फाउंड, बिकॉज़ हमारे जीनोटाइप क्या होता है, कुछ चीज़ों को एक तरह से फिक्स रखता है। लाइकवाइज आई से, अगर किसी के घर में अगर हम कहें डायबिटीज टाइप 1 थी किसी के पेरेंट को, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि दूसरे मतलब जो बच्चा होगा उसको भी होने के चांसेस रहेंगे, मोस्ट प्रोमिनेंटली रहेंगे। आई नॉट से कि बिल्कुल फिक्स है, बट 70% हो सकता है कि हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले बच्चे का ना हो, सेकेंड ऑर्डर बॉर्न को हो। सो डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो जीनो
टाइप वाला स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं किसी एक किड में जैसे वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव में जाएगा और वो वहां पर अपना इफेक्टिज्म दिखा सकता है। कंडक्ट्स के केसेस में भी हो सकता है, स्क्रीजोफ्रेनिया के केसेस में होता ही है, हम फैमिली हिस्ट्री देखते ही हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे को है, ठीक है, सो लर्निंग डिसेबिलिटी में हम चेक करते हैं ना कि पेरेंट्स में से कहीं ना कहीं किसी में से तो नहीं थी, किसी को रही हो बाई चांस और वो बाद में क्योर हो गई हो और या अभी भी चल रही हो, वही आगे पास ऑन हुई हो एलडी, चांसेस है। एएसडी के केसेस में ऐसा नहीं होता, बट एएसडी की कहीं ना कहीं हिस्ट्री जरूर होती है। लाइक इस जनरेशन में नहीं है, इससे पहले वाली जनरेशन में कोई ना कोई आईडी वाला चाइल्ड रहा होगा या स्क्रीजोफ्रेनिया कहीं ना कहीं आ रहा होगा, या फिर अगर हम ये भी नहीं कहें तो लेट प्रेगनेंसी होगी। एनी ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंजरी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लेकर के चलते हैं कि किसी भी डिसऑर्डर्स के साथ ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्ट्रांगली कनेक्टेड रही। लाइक साइकोएनालिटिक में ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यस, एनी ऑफ द बिहेवियर के साथ हो सकता है, कंडक्ट के साथ भी इवन हो सकता है। यस नाजिश। मैम पैनिक अटैक वालों के साथ भी होगा? पैनिक अटैक के साथ पीटीएसडी बिल्कुल कनेक्टेड होता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जब तक पैनिक में नहीं होगा, देखो ट्रिगर जब किसी भी चीज की हम बात करते हैं ना, एंजाइटी या स्ट्रेस की या फिर किसी भी डिसऑर्डर की, वहां ट्रिगर या स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है नाजश। अगर पैनिक अटैक पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, बिना रीजन के किसी को पैनिक अटैक नहीं पड़ सकता, कोई भी सिचुएशन में नहीं पड़ सकता। इवन मैं अपनी बात भी करूं तो एज एन इंडिविजुअल मुझे भी पैनिक अटैक्स अगर पड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें मालूम होंगी। क्या मालूम चलेगा आपको? आपको मालूम चलेगा कि इनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, लॉस ऑफ एनी लव्ड वन नियर वंस हो सकता है, पेट का लॉस इवन हो सकता है। पेट का नहीं होगा तो मेजर कोई प्रोजेक्ट में हैंडल कर रही थी उसमें मुझे लॉस हो गया, या मेरा कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ था, मेरी ओवर थिंकिंग उसको ट्रॉमा में कन्वर्ट कर सकती है। तो एनी ऑफ दी ट्रिगर, एन नंबर ऑफ ट्रिगर वी हैव, हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, और वो एन नंबर ऑफ ट्रिगर्स में जब हम बात करते हैं तब हमें कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स का ट्रिगर भी मिल जाता है, बट उसका आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आई नो। अब जैसे किसी ने बहुत यंग एज पर अपने फादर का डिमाइस देखा, पेरेंट का एक्सीडेंट देखा, जैसे कि आप टीवी या न्यूज या मूवीज में किसी में देख लेते हो, और उसके बाद आपको पता है कि वो बच्चे का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ लोग बहुत अच्छे से ले लेते हैं बट कभी कभी वो लोग उस चीज को डील नहीं कर पाते, तो दे एंडेड अप इनटू द मेंटल असाइलम। देयर वाज अ वेरी आई वाज वाचिंग मूवी, साउथ की थी, मुझे नेम नहीं याद आ रहा, उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाज देयर विद गर्ल एंड बॉय दोनों के साथ था, और उन्होंने कोई एक मतलब उनके इनिशियल चाइल्डहुड में उनके पेरेंट्स को मार दिया गया था, एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसमें वो मर गए थे। तो वो जो दोनों बच्चे थे वो दोनों बच्चे अलग अलग हो गए थे और वो फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। वो मुझे बिल्कुल मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट दैट्स अ साउथ मूवी। आप उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा स्प्लिट पर्सनालिटी। आप पूर्वी एकदम करेक्ट अमर इट वाज अ साउथ मूवी। एंड मुझे इसमें इलिना डिक्रूज थी, वो तो याद है, एंड मुझे एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा साउथ वाले। मैम एक्टर का नाम रवि वो तेजा है। अरे रवि तेजा है, बिल्कुल मुझे वहां पे दो ही तीनों को याद होते हैं तो इस चक्कर में, बट हाँ ये है। इनिशियल मूवी जब आप देखोगे तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इट हैज थ्री डिफरेंट पर्सनालिटीज। वन ही इज बॉर्निंग अपॉन, द सेकंड वन इज कन्वर्टेड, जैसे वो फायर दिखता है, और तीसरी जैसे ही वो बम ब्लास्ट होता है तो वो तीसरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द नाजिश ट्रिगर्स। अगर आप इसे साइकोलॉजिकली देखो तो दीज आर द ट्रिगर्स दैट वेज उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है। एंड देयर हैव अ फ्यू one there in the Netflix as well. There's one tape for there. Ted Bunny states that was the person who switches personalities over whenever the tape switches. मतलब उसका जो स्विच था ना, जैसे वो स्विच क्लिक होता था वैसे ही उसकी पर्सनालिटी क्लिक हो जाती थी, एंड द पर्सन वाज इनटू 16 डिफरेंट पर्सनालिटीज, 16 डिफरेंट पर्सनालिटीज, and it switches with every sentences, because उनको पता नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिहेवियर वाले पे, हम टॉपिक से भटक जाएंगे नाजिश, बट इस इन चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा दैट बिहेवियर कुड बी वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। बड़ा अलग सी चीज हो जाती है जब आप ऐसी चीज देख रहे होते हो तो। देन हम आ जाते हैं बिहेवियर फैक्टर्स में, लैक ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर्स।
अब सब सडनली सोचो कि आपको यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है बनारस में, ठीक है, या दिल्ली में ठंड नहीं पड़ रही है। आपको उठा करके मैं जर्मनी में प्लेस कर देती हूँ जहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। क्या होगा आपका? एडेप्टिव बिहेवियर कैसे होंगे? आप 10 दिन के लिए तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक? फिर उसके बाद आपको लगेगा कि बाहर निकलना चाहिए मेरे को, तो मुझे उसको अडैप्ट करने में टाइम लग जाएगा। लोगों को सालों लग जाते हैं अडैप्ट करने में। Then exposure of maladaptive behaviors. Yes, you were very adapted towards one environment and suddenly I'm placing you towards a different kind of an environment. So maladaptive इस वजह से नहीं कि वो आपके लिए किसी तरह का ambush क्रिएट कर रहा है या abusive है, इसलिए है because you are not being able to adopt. कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको मैं अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो maladaptive होगी, apart from getting into the abusive or the negative का, ठीक है? Then we come to the poor environmental stress that leads to the maladaptive behavior. Yes, it could be. One cactus can survive without water, right? But we cannot. उसके लिए वो maladaptive नहीं है, but उसके लिए पानी एक्स्ट्रा देना maladaptive हो जाएगा, और अपने लिए पानी कम देना maladaptive हो जाएगा। I think आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. एक इकलौता मैं कैमरा खोले होती हूँ और मुझे पता होती है कि तुम सब आधे आधे सो रहे हो। मैम जग रहे नो हैं। मैम। जग रहे हैं ना? फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं तो मैं अभी बोलने वाली थी हम नहीं खेल रहे, तुम लोगों का नहीं हो रहा, मैं बंद कर रही हूँ क्लास, आज की यूनिट खत्म हो गई। उसके बाद करना तुम लोग अपने आप से सेकंड यूनिट। नो मैम सुन रहे थे। सुन रहे थे ना? फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके, फिनोमिनोलॉजिकल पे आ जाते हैं। तो इसमें इम्प्रॉपर यूजेस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब पता है डिफेंस कैसे है? आप किचन में काम कर रहे हो और आपके हाथ से कप टूट गया, डिफेंस क्या आएगा? और घर पे कोई नहीं है, पर टूटा हुआ कप तो दिखेगा मम्मी को। एग्जाम्पल क्या आने वाला है? मैंने नहीं बिल्ली तोड़ा ने था। गिराया था, मोबाइल में था। बिल्ली ने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा था, भाई ने तोड़ा है। आपके इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारे के सारे एक टीनेजर के लिए भी वर्क करते हैं जब वो किसी ऐसी चीज के साथ पकड़े जाते हैं। यू विल नॉट इमेजिन मेरी क्लास में ग्रेड 9 के बच्चे लिप बाम के साथ पकड़े जा रहे हैं और उनके टीचर्स उनसे पूछ रहे हैं कि लिप बाम क्यों आया था। क्या बताएंगे हम उनको? बताओ, टीचर्स के पास क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि लिप बाम क्यों आया था? लिप बाम और किस वजह से यूज होता है, मुझे ये बता दो। अगर लिप्स पे यूज नहीं होता है तो इसके अलावा क्या यूसेज है उसका? कोई है उसका यूसेज? लोग खाते हैं। ये इम्प्रॉपर यूसेज होता है। ये अर्चना, अरे नेल कटर मिलता है बच्चों के बैग में, नेल कटर मिलता है, ठीक है। नेल कटर के साथ साथ कॉम मिलती है, लिप बाम मिलता है, हाँ कॉम भी। अब एक बात बताओ, इनका एग्जाम्पल हम क्या देंगे? हम टीचर्स को क्या बताएं कि ये क्यों आता है बैग में? दिव्या, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डॉक्टर लिप बाम सजेस्ट कर रहा हो। मुझे मिलवा दो, मैं स्कूल टाइम में ऐसे किसी डॉक्टर से नहीं मिली जिसने लिप बाम सजेस्ट किया हो। कोई और रीजन है? अर्चना, यू रेज योर हैंड, कुछ बोलना चाहती हैं आप? मैम गलती से रख दिया था या फिर किसी बहन ने बच्चे ने रख दिया था। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है। मैम मेरे घर में चाची का बेटा है, उसने नेल कटर बैग में डाल दिया। मैंने कभी डाला ही नहीं, मेरे बैग में पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं कि ये मेरे बैग में पाया गया है। ये डिफेंस मैकेनिज्म्स आपने हमेशा यूज किए होंगे। और पता है, एक और बताऊं, एक बहुत कॉमन सा पैनिक अटैक। एक पैनिक अटैक जब आपको पता है कि आज नोटबुक चेक होने वाली है और नोटबुक बैग में नहीं है। रो रहे थे ना? एक पैनिक अटैक, आपका रोना धोना सब वहीं शुरू हो जाएगा, सब। These are the improper uses of defense mechanism because you are not using your defense mechanism to a proper level. आप कुछ भी, मेरा वाई फाड़ दिया। अरे मेरी नोटबुक जो आज एब्सेंट है ना बच्चा, वो नोटबुक लेके चला गया। तू सुधर आज है जाए ही तो नहीं मेरे पास नोटबुक, कल वो आएगा तो नोटबुक आएगी। बच गए। सबसे ज्यादा ये चीज होती है मैथ्स के सब्जेक्ट में। स्कूल की डिस्पेंसरी में जाकर सो जाना। बिल्कुल मैम, मैं भूल गई, खाना खाना भूली। टीचर का एग्जाम्पल क्या आता है? अगर नोटबुक हम भूल जाते हैं तो क्या आता है? खाना खाना भूली,
ब्रश करना भूली। ये और आपको पता है आपके टीचर्स के इतने इलॉजिकल से क्वेश्चंस होते हैं यार। नोटबुक अलग चीज है और ब्रश करना अलग चीज है। जो हम डेली का काम कर रहे हैं वो ब्रश करना होता है, जिसे हम भूल नहीं सकते, और हम नोटबुक जो कि कभी कभी लानी होती है उसे हम भूल सकते हैं। ओकेजनल रिमेम्बरेंस एंड दी डेली रूटीन, दोनों चीजें। अब ये टीचर को कौन समझाए? तुम लोगों ने अब साइकोलॉजी समझी है तो पता है ना कि अकरेंस और रिमेम्बरेंस में डिफरेंस क्या क्या होता है। अब यहाँ पे समझ लो। ये हमारे टीचर्स के एग्जाम्पल है। सोशियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फैमिली लाइफ, पेरेंट्स अब्यूजिव है, पेरेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं और विदाउट रीजन डांट रहे हैं। ठीक है। अब घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है, वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, इलॉजिकल एंड इम्बैलेंस ट्रीटमेंट हो सकता है। ये आपकी डिस्ट्रक्टिव फैमिली लाइफ के सिम्टम्स हैं। पुअर लिविंग कंडीशंस, यस इट वुड बी। रिजेक्शन बाय पीयर्स, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है सोशियोलॉजिकली एक्सेप्ट होने का और सोशियोलॉजिकल अग्रेशन का भी, दोनों चीजों का। अगर आपका पीयर ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करता, सपोज करो आप 22 पीपल ईयर और इनमें से किसी एक को बोला जाए कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्लास में, या क्योंकि अभी आप लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो सिर्फ मैसेजेस मैसेजेस कॉन्वर्सेशन है, बट जब कभी आप क्लास में प्रेजेंट होते थे तो उस टाइम पे होता था कि हमारा ग्रुप है और कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन आता था तो वी डोंट एक्सेप्ट इट एज सच कि उसको कर लिया जाए। तो उसको बहुत दूर दूर से सुपरफिशियली रखा जाता था, फिर सोचते थे कि यार इससे ज्यादा चीजें शेयर नहीं होनी चाहिए, इसके पास तक बात नहीं जानी चाहिए, एंड सो लाइक दैट। सो रिजेक्शन बाय peers could be a serious condition for the ecological behavior imbalances और emotional और childhood में भी। बच्चों के साथ है। बच्चों का होता है कि मेरा फ्रेंड है, मेरी बस में 2 बच्चे आते हैं छोटे छोटे, आरिव एंड जियान। ठीक है। अब उसके साथ एक थर्ड स्टूडेंट ने भी आना स्टार्ट किया है, उसका नेम याद नहीं आ रहा, बट आप उसको कुछ भी और डिफरेंट नेम, हम रवि बोल देते हैं उसको। ठीक है। सो आरिव एंड जियान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और जब कभी आरिव और जियान का झगड़ा होता है तो वो कहता है ये जो रवि है ना ये बोल रहा था मेरा जियान है, मैं इसको बताता हूँ ये ऐसा कैसे बोल सकता है, ये मेरा जियान है। सो दीज आर दी पेयर रिलेशनशिप दैट दे हैव स्टार्टेड, एंड दे हैव स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द थर्ड पर्सन, जबकि वो क्लासमेट ही है। तो ये पीयर रिजेक्शन का जो केस है, it could be there. Then expectation of child that cause a lot of stress on the child. ओवर परफॉर्मिंग चाइल्ड। मैम 6 क्लास के बच्चे आके कहते हैं मैम ये बताओ कि स्ट्रेस कैसे दूर करना चाहिए अपने एग्जामिनेशंस का जो मार्च में होने वाले हैं। अभी चल दिसंबर रहा है, उनको मार्च वाले एग्जामिनेशन की टेंशन है। और टीचर्स को ये कैसे प्रूफ करें कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम कोई बुरे बच्चे नहीं है, वी आर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, बट उनको मतलब जो बच्चे के 20 में से 19 मार्क्स आए हैं वो नाच रहा है, मेरे 12 आए हैं और वो मुझे कह रहा है कि मेरे को साफ साफ रिजेक्ट करके कह रहा है कि इससे बात नहीं करनी है। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रेस into the class environment. Teacher had to maintain it कि वो उस चीज का ध्यान रखें, otherwise this could create a problem for us, not for them, but ultimately वो बच्चे के लिए करेगा। Culture, labeling the child. हमें 10 दिन बाद एग्जाम की टेंशन नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है शैला, टेंशन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम की टेंशन किसको होती है? पूरे साल में पढ़ना नहीं होता, सिर्फ एक दिन पहले पढ़ना होता है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है ना? करेक्ट। देखो मैं टेंशन ऐसे खत्म कर रही हूँ, किसे टेंशन लेनी है? देन लेबलिंग अ चाइल्ड के लिए एक एग्जांपल आई थिंक मैंने पुराना भी एक शेयर किया था, दोबारा शेयर करते हूँ। वन हिंदी टीचर वाज देयर, ठीक है, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 22 hefty years। 22 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन टीचर को काउंसलर का कंसेप्ट पता चला, और उन्होंने मेरे पास एक बच्चा रेफर किया विद अ डिफरेंट बच्चा। ठीक। और रेफर करने का रीजन ये था कि जो सीरीज ऑफ सीट्स होती है ना, बच्चा उनके पास इधर सीट से आने का, लास्ट बेंच से वो उठ के घूम के दूसरी वाली साइड से आया, बस इतना सा रीजन था। उन्होंने उस बच्चे को केस को रेफर कर दिया मुझे और ये बताया कि, और दूसरा बच्चा जब मेरे साथ आया तो वो बोलता है कि मैम ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे वो वाली कल्पना मैम ने कह के भेजा है, आप इस बच्चे को देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा, कल्पना मैम ने ये कहा है कि इस बच्चे में प्रॉब्लम है? मैंने कहा फिर तो मुझे लगता है कल्पना मैम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, पक्की बात है। लेबलिंग अ चाइल्ड, लेबलिंग अ चाइल्ड जब भी कभी होगा, कभी भी आप केस रेफर कर रहे हो, स्कूल में विजिट कर रहे हो, या आप किसी को काउंसलिंग का कंसेप्ट सिखा रहे हो, तब भी दोनों केसेस में बताऊंगी। जब हम लेबल कर देते हैं ना, या फिर जब हम कभी किसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि तुझे तो काउंसलिंग